खबर पे मैं बात करना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने 6 से जो 4 शराइत है ना वो पूरी कर ली हैं, फिर भी पाकिस्तान को एफएटीएफ के अगले सेशन तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया है। क्या कहेंगे आप जाना साहब? हो चुका है, लेकिन इस सारे के सारे मामले के अंदर पाकिस्तान का वाहिद सपोर्टर, पाकिस्तान को एफएटीएफ के अंदर सबके सामने जब पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ थी, पाकिस्तान का साथ देने वाला मुल्क और खुलकर आलमी बिरादरी को एफएटीएफ की हकीकत बताने वाला मुल्क पाकिस्तान का बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की जो है, उसे इस वक्त तुर्की ने बाकायदा तौर पर एफएटीएफ जो है उसने तुर्की को ग्रे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम फिर वापस आ गए हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप आगे देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो, जिसमें एज़ यूजुअल पाकिस्तानी क्या बात कर रहे हैं आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के अंतिम भाग में इस वीडियो में जो भी कुछ है उसके बारे में कुछ बात कर ली है। फिर भी पाकिस्तान को एफएटीएफ के अगले सेशन तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया है। क्या कहेंगे आप जाना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पिछली दफा भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने खास तौर पे कहा था कि ये फैसले सियासी हैं इनके, और ये अदालत सियासत की बुनियाद पे चल रहा है। ये कोई कानूनी या टेक्निकल कोई इनके इश्यूज नहीं है जिनकी बुनियाद 27 पॉइंट उन्होंने दिए थे। 27 में से तकरीबन 26 पे पूरा अमल हो चुका था और 27वें पे किसी हद तक थोड़ा सा अमल था। अब वो भी मेरा ख्याल है किसी हद तक मुकम्मल हो गया है, 19-20 शायद रह जाए। लेकिन असल चीज ये है कि एफएटीएफ चूंकि एक ऐसा अदारा है जो कि मगरबी कुव्वतें उसको अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करती हैं, तो वो किसी भी मुल्क को जिसको वो आर्म ट्विस्टिंग करना चाहें उसको वो इस तरह का कोई उनके लिए बहाना ढूंढ के पीछे लग जाएं। अब देखिए कि पिछले साल भारत के 40 बैंकों को फाइनेंशियल मॉनिटरिंग के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने 40 बैंक आइडेंटिफाई किए भारत के जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे। उनमें से बाज ट्रांजैक्शन इतने मशकूक थे कि उनका ख्याल था कि ये वाकई टेरर फंडिंग हुई। फिर पाकिस्तान ने डोजियर दिया जिसमें कि हमने वो बैंकों की रसीदें तक दी जो उन्होंने फंडिंग की हुई थी, टेरर फंडिंग। लेकिन और कलभूषण का भी आप देखिए, उसकी भी टेरर फंडिंग की हुई थी। लेकिन भारत को चूंकि उन्होंने नहीं लाना था, नहीं किया उन्होंने। पाकिस्तान के लिए कोई सबूत, कोई शवाहिद नहीं, लेकिन जमात-उद-दावा को या जैश मोहम्मद को, इनको यूनाइटेड नेशन से टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा के तो पाकिस्तान पे दबाव डालना शुरू कर दिया कि जी आप टेरर फंडिंग हो गई। बहरहाल मैं इसको यूं देखता हूं कि पाकिस्तान ने बहुत मेहनत से काम किया, उससे हमारे अपने कवानीन बेहतर हो गए, हमारे अपनी इकोनॉमी में इसका फर्क पड़ा, इसलिए कि जो रेमिटेंसेज आ रही थी बाहर से, वो पहले हुंडी वगैरह के जरिए आती थी, अब बैंकों के जरिए आ रही हैं। आपको फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है और फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट के पास आ रहा है, आपके रिजर्व बढ़ रहे हैं, तो इससे फायदा हुआ है। और उसके अलावा वैसे भी टेरर फंडिंग को चेक करना हमारे लिए निस्बतन आसान हो गया। तो मैं प्राइमरीली इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, लेकिन ये ज़हन में रखिए कि आपको ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा आइंदा भी। ये वो कहेंगे कि जनाब हमने आपकी रिपोर्ट देख ली, लेकिन अब हम जाके वहां पे पाकिस्तान जाके तो वेरिफिकेशन करेंगे। आइंदा भी ग्रे लिस्ट में आप कह रहे रखा जाएगा अभी? हाँ, वो वेरिफिकेशन के चक्कर में आपको डाल देंगे, उसमें फिर कोई नुक्ता निकाल देंगे। तो ये चलता रहेगा सिलसिला, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों पे अमल कर दिया, तो ब्लैक लिस्ट में तो डाल नहीं सकते, कोई जवाब नहीं है। लेकिन ग्रे का बहाना ढूंढते रहेंगे और इसी तरह आपके ऊपर प्रेशर रखेंगे, जिस तरह IMF में भी आपको लटका के रखा। ठीक है। अच्छा जाना साहब, ये अब आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का जो आला सतह का वफ्द जो दौरा काबुल, ये जो मौजूदा हालात हैं अगर देखा जाए तो इसमें कितनी अहमियत का हामिल है दौरा? ये देखिए, ये दौरा बड़ा अहम था। इसमें 2-3 चीजें, एक तो ये मॉस्को में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके फौरन बाद शाह महमूद कुरैशी गए और कुछ वहां पे जो डिसीजन वगैरह हुए, एक्चुअली 2 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के हैं जो कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट और वो ह्यूमन राइट्स, ये वो चीजें। दूसरा हमारा अपना रीजन के मसले और हमारे खास तौर पे पाकिस्तान के। एक तो यह कि पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल होता है, अफगानिस्तान ट्रेड के लिए इस्तेमाल करता है, उससे मूवमेंट है, हमारे 2 क्रॉसिंग पॉइंट्स काम कर रहे हैं, 2 या 3, तो इश्यूज आ जाते हैं वहां पे, क्योंकि तालिबान अभी पूरी तरह ट्रेंड नहीं है, उनके लोग उस तरह मैनेज नहीं कर सके चीजों को जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमें डर है कि इनके आने जाने में
टेररिस्ट। लेकिन इस सारे के सारे मामले के अंदर पाकिस्तान का वाहिद सपोर्टर, पाकिस्तान को एफएटीएफ के अंदर सबके सामने जब पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ थी, पाकिस्तान का साथ देने वाला मुल्क और खुलकर आलमी बिरादरी को एफएटीएफ की हकीकत बताने वाला मुल्क पाकिस्तान का बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की जो है, उसे इस वक्त तुर्की ने बाकायदा तौर पर एफएटीएफ जो है उसने तुर्की को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। ये तुर्की की ऑलरेडी जो मईशत इस वक्त डामाडोल है, टर्किश लीरा जो उनकी करेंसी है वो अनप्रेडिक्टेबल होती है। तुर्की को अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाने की एक आलमी साजिश की गई है और एफएटीएफ में तुर्की को भी उसी चीज की सजा दी गई है जिसकी पाकिस्तान को दी जाती है, यानी कि अपनी गैरत और हमीयत का सौदा ना करने, अपनी कौम जो है उसे ना बेचने और आलमी ताकतों के कदमों में ना झुकने की सजा। नाज़रीन कराम, रजब तैयब एर्दोआन गुज़श्ता चंद सालों के अंदर वाहिद मुसलमानों के लीडर के तौर पर सामने आए हैं जिन्होंने कोई सियासत, कोई हिकमत, कोई दुनिया के तकाजे जो हैं उन्हें मलूज़े खातिर रखे बगैर जिधर जिधर मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ है उनकी आवाज़ बने। मकबूजा वादी के कश्मीर के मुसलमानों की बात हो जाए, आज़रबाईजान में नागोर्नो काराबाग के मुसलमानों की बात हो जाए, दुनिया में जहां भी कुछ हुआ, फ्रांस के अंदर इमैनुअल मैक्रोन के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारना, उसे एक्सपोज करना और इमैनुअल मैक्रोन को आईना दिखाकर पूरे यूरोप की दुश्मनी मोल लेना, ये सब कुछ इस वक्त तैयब एर्दोआन कर चुके हैं। और इनका खौफ इस कदर है कि नागोर्नो काराबाख आजाद करवाने के बाद इंडिया के अंदर बड़ी बातें हुई कि अब तुर्की और पाकिस्तान मिलकर मकबूजा वादी को आजाद करवाएंगे। तैयब एर्दोआन ने अपनी नजरें मकबूजा वादी पर इस वक्त मरकूज कर ली हैं और इसी वजह से आलमी ताकतों को तुर्की हजम नहीं हो रहा, क्योंकि 2023 के अंदर मुआहिदा लूजान जो है, ट्रीटी ऑफ लूजेन जो है वो खत्म हो रही है और उसे खत्म करने से पहले ही तैयब एर्दोआन माहौल बनाना शुरू हो चुके हैं कि तुर्की अपने पांव पर खड़ा हो सके। तुर्की को मफलूज करने और अपाहिज करने के लिए वो जो मुआहिदा था वो तो खत्म हो जाएगा। और अभी अक्टूबर के अंदर ही तैयब एर्दोआन ने, अक्टूबर शुरू होते ही, अपनी पार्टी के रहनुमाओं का इजलास बुलाया और कहा कि अब हमें एक नए आईन पर काम करना है और नया आईन जो है वो अगली सदी के लिए जो 2023 में हमारी शुरू हो रही है उसके लिए हमें राह मुरतब करेगा। अब आलमी ताकतें तो तुर्की का रास्ता रोकना चाहती हैं, तुर्की तो खुद कफील हो जाएगा, तुर्की अपना तमाम तर चीजें खुद प्रोड्यूस करेगा जो कि ट्रीटी ऑफ लूजेन के मुताबिक नहीं कर सकता। तुर्की बास्फोरस जो है उसके अंदर अपने टैक्स वसूल कर सकेगा, तुर्की जो है वो अपनी तेल के कुएं खोद सकेगा, तुर्की अपने आप के ऊपर से जो सेकुलर रियासत की पाबंदी है वो हटाकर खुद को एक आलमी ताकत, इस्लामी ताकत के तौर पर सामने ला सकेगा और खिलाफत की बहाली जो है उसकी बुनियाद डल जाएगी। आलमी ताकतें अब ये तो किसी सूरत नहीं चाहती, इसके लिए वो लगातार तुर्की को ऊपर सैंक्शंस लगाना, दीगर चीजें करना, ये एक रूटीन मैटर बन चुका है। लेकिन इसके बावजूद तैयब एर्दोआन इनकी धमकियों में कभी नहीं आए और पाकिस्तान के साथ जो जुल्म होता रहा, पाकिस्तान के साथ एफएटीएफ के अंदर नाइंसाफियां होती रहीं, उस पर अगर कोई आदमी बोला था तो वो तैयब एर्दोआन था। मैं आपके सामने ये खबर जो है हिंदुस्तान टाइम्स की, नाज़रीन कराम, ये भी पढ़ के सुना देता हूं और ये पिछले साल अक्टूबर की है, 24 अक्टूबर 2020 की खबर है और इसकी हेडलाइन पढ़ने से ताल्लुक रखती है। टर्कीज एर्दोआन सोल सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर रिमूवल फ्रॉम ग्रे लिस्ट एट एफएटीएफ पेरिस प्लेनरी। पिछले साल एफएटीएफ के इजलास के अंदर तुर्की के तैयब एर्दोआन वाहिद शख्स थे जिन्होंने कहा था कि ये तुम लोग कर क्या रहे हो और बस बहुत हो गया, ये तमाशा बंद करें, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालकर व्हाइट लिस्ट में डाला जाए। एफएटीएफ के इजलास में कैसे तुर्की पाकिस्तान सबसे लड़ पड़ा, इसकी मिसाल नहीं मिलती और यही तुर्की है जिसने आलमी ताकतों को आईना दिखाया और बताया कि ये सब कुछ तुम्हारी सियासत की नजर हो रहा है। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन कराम, हिंदुस्तान टाइम्स ने एक और चीज भी रिपोर्ट की। टर्की ट्राइड टू ओपन अ बैक डोर फॉर पाकिस्तान एट एफएटीएफ, चाइना बेल्ड आउट। तुर्की जो है उसने पाकिस्तान को ब्लैक। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आज की ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। पाकिस्तान तो ग्रे लिस्ट में काफ़ी लंबे समय से बना है, 2013 से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ टर्की, तुर्की ये भी ग्रे लिस्ट में आ गया है। आपको बता दूं, टर्की एक ऐसी कंट्री है जो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का सपोर्ट करती है। इसके साथ मलेशिया भी था, लेकिन मलेशिया अब थोड़ा सा सही हो गया है, मतलब अभी ऐसा एग्रेसिव रूप नहीं दिखाया उसने। तो टर्की खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। तो टर्की जो ग्रे लिस्ट हुआ है और वहाँ जो तैयब एर्दोगान है उनके खिलाफ वहाँ पर टर्की में काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रदर्शन वगैरह भी हो रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इस्लामिस्ट मतलब
वे की लाइफ चाह रहे हैं टर्की में, जो कि वहाँ के ज़्यादातर लोग इनको पसंद नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में वहाँ पर इलेक्शन भी अब देखते हैं वहाँ पर होता क्या है। करते हैं बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान आपको बता दूँ 2013 से लेकर अभी तक 1 या 2 साल बीच में शायद निकला था, फिर ये कंटिन्यू ग्रे लिस्ट में बना है। तो ग्रे लिस्ट में होना पाकिस्तान के लिए मेरे हिसाब से, पाकिस्तान तो खुश होंगे क्योंकि पाकिस्तान को होना तो चाहिए ब्लैक लिस्ट, लेकिन ये हुए हैं ग्रे लिस्ट। इस साल मतलब जो नई लिस्ट आई उसमें टर्की, माली और एक जॉर्डन देश है जो इजराइल के बाजू में है, वो हुआ है ग्रे लिस्ट। माली शायद अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका में एक कंट्री है जहाँ पर ऐसा समझा जाता है कि ये ISI को सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण ये मतलब ग्रे लिस्ट किए गए हैं। तो दोस्तों FATF में 2 तरीके की लिस्ट होती है, या तो होती है ग्रे लिस्ट या तो होती है ब्लैक लिस्ट। इसके अलावा कोई लिस्ट नहीं होती है, तो आप इसमें रहते ही नहीं है। जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के कई लोग बोलते हैं हम FATF में कब वाइट लिस्ट होंगे, वाइट लिस्ट नहीं होती है, तो या तो आप 2 लिस्ट में से होंगे या तो इससे बाहर होंगे। तो अब दोस्तों सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान को होना तो चाहिए था ब्लैक लिस्ट, लेकिन पाकिस्तान हुआ है ग्रे लिस्ट। उम्मीद करते हैं कि अगले सेशन में अगर कुछ ऐसा ही चलता रहा, पाकिस्तान जो 34 में से 30 शर्तें का पालन करता है, बाकी जो 4 शर्तें हैं जिसमें शायद टेररिज्म और ये मतलब फंडिंग वगैरह का आता है, तो ये नहीं करता है, तो उसमें उसको मतलब मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होना बनता है। और रही बात टर्की की, तो टर्की आप देखते हो कि ये तालिबान से भी ये इनका काफ़ी संबंध रहे और ये तालिबान में ये मतलब रोल प्ले करने का कुछ ये बात कर रहे थे। इनका भी इनडायरेक्टली ये टेररिज्म को लेकर और ये टेररिस्ट को फंडिंग को लेकर इनका कुछ मामला उठा है, जिसकी वजह से ये हुए हैं ग्रे लिस्ट। अब पाकिस्तान के एंकर तो ऐसी बात करेंगे, आलमी ताकत जो मतलब गैरतमंद कौम है उनको टारगेट कर रही है। पाकिस्तान गैरतमंद कौम है, इनका पूरा का पूरा देश कर्जे पर चल रहा है। ये लोग साले डबल गेम खेलते हैं अफगानिस्तान में अमेरिका से भी पैसा लेते हैं, वहाँ पर तालिबान से भी पैसा लेते हैं और लड़ते मतलब किस साइड से इनको खुद भी नहीं पता, हालांकि ये तालिबान के डायहार्ड सपोर्टर है। इनका एंकर तो ऐसे ही बता रहा है कि टर्की हमारे चक्कर में ये और वो, तो टर्की का तो जाना बनता था, क्योंकि आपको बता दूं टर्की को लेकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों देशों के मुसलमानों में एक खासा रोमांस है। मतलब तैयब अर्दगान की फ़ोटो आपने देखी होगी, कई लोग अपने फेसबुक की DP में लगा कर रखते हैं। अब उसका सीधा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, वो खिलाफत से है। खिलाफत को लेकर टर्की के लिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में काफ़ी प्रेम है। तो दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव देना ना भूलें।